नमस्कार दोस्तों। एम्स भोपाल में सीनियर रेसिडेंट के लिए खासतौर पे नॉन एकेडमी में बहुत सारी पोस्ट खुली हुई है जो कि टेम्परेरी बेस पे है पूरी तरीके से। 3 साल का आपका टेन्योर रहेगा, 3 साल से ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। मैं बता दूं आपको ये कहाँ कहाँ है, देख लीजिए किस डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली है। एनेस्थीसियोलॉजी टोटल 13 पोस्ट है, जिसमें से 5 जो है जनरल के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और 3 ओबीसी के लिए, 2 एससी और 2 एसटी के लिए। एनाटॉमी वाले में सीधे कुछ नहीं, जनरल के लिए 2 सीट खाली है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में आपके ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1 है, और अनरिजर्व्ड के लिए 2 है, टोटल 4 सीटें हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे तो बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी इसके लिए एसटी एससी की 1 सीट है, और इसमें जनरल बाकी और इनकी कोई सीट नहीं है, तो 2 सीट हो गई इस तरह से, ठीक है। कार्डियोलॉजी की यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 सीट है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, और 2 सीट है अपने जनरल की। वहीं कार्डियो थोरासिक सर्जरी जो होती है उसमें 1 पोस्ट है आपके एसटी की, फिर एससी की 2 पोस्ट है, और ओबीसी की 2 पोस्ट है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है, और यहाँ जनरल के लिए 3 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ कौन सी किसकी है, कौन सा कॉलम चल रहा था। ये जनरल है, ठीक है, ये वाला ईडब्ल्यूएस है ना, और ये वाला ओबीसी है, और ये वाला एससी है, और ये वाला एसटी है, ठीक है। एक बार मैच कर लेते हैं, एससी एसटी बिल्कुल ठीक है ना। तो हमें क्या नीचे का भी दिखता रहेगा अब इस हिसाब से, है ना। तो अब देखिए, ये तो आपको पता है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कौन होता है, जनरल कैटेगरी वाले होते हैं। जनरल कैटेगरी का ऐसा परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है, उसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं। और इस बात का इन्हें प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जिस प्रमाण पत्र का नाम होता है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट। और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट, क्योंकि इनको देना तो पड़ेगा, आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट पे आधारित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस एग्जाम में एसटी एससी का भी फॉर्मेट दिया हुआ है। ओबीसी ओबीसी में आपको मालूम है कि ओबीसी जहां लिखा रहता है, ओबीसी 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो ये जो आरक्षण मिलता है सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ओबीसी का ऐसा परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है उसे नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं, जिसकी 8 लाख रुपए से ज्यादा होती है उसे क्रीमी लेयर कहते हैं। इसलिए आरक्षण कभी भी क्रीमी लेयर को नहीं मिलता। जहां पर भी आपने ओबीसी लिखा दिखा है, या आप जानते हैं कि 27% का जो आरक्षण मिलता है वो सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए होता है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस को आपको मालूम है 10% की आरक्षण के साथ मिलता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि एक और होते हैं जिनको आरक्षण का फायदा मिलता है, वो होते हैं फिजिकल जो हैंडीकैप होते हैं, है ना, फिजिकली चैलेंज लोग। तो उनको जो है अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन में आप देख सकते हैं 0 पोस्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं यहाँ से, है ना, हमें ये दिखते रहना चाहिए बस, ठीक है। चलिए वापस से आ जाते हैं इस पे। तो दिख रहा है कि एसटी एससी में कुछ भी नहीं है, ओबीसी में 2 पोस्ट खाली है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, 1 जनरल की, और इस तरह से 4 हो जाती है ना। डेंटिस्ट्री में देखें तो 1 एसटी एससी की है, बस वही है, और वही टोटल 2 हो गई, ठीक है। डर्मेटोलॉजी में आप देखोगे कि 1 एससी की खाली है, 1 ओबीसी खाली है, बाकी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ नहीं, 2 पोस्ट हो गई इस तरह से, ठीक है। अभी मैं इनके जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा, पहले मैं पोस्ट बता दूं। एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म इनकी 0 और 1 ओबीसी की और 2 जनरल की, 3 हो गई टोटल, है ना। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, एसटी की कुछ भी नहीं है, 1 एससी की, 1 ओबीसी की, और बस ये खत्म हो गया। जनरल मेडिसिन की बात करें दोस्तों तो 2 एसटी एससी ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस की, और 2 जनरल की, 9 पोस्ट हो गई टोटल। जनरल सर्जरी की बात करें दोस्तों, सीधे ओबीसी की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, जनरल की 2 है, और इस तरह से 5 हो जाती है ना। मेडिकल ऑन्कोलॉजी या हेमेटोलॉजी जो होती है उसमें एससी की 1 है, ओबीसी की 2 है, और जनरल की 3 है, टोटल 6 हो गई, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें दोस्तों कि एसटी ओबीसी की 1 पोस्ट होगी, जनरल की 2 हो गई, है ना। नियोनेटोलॉजी, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है, जनरल की है, ठीक है। तो टोटल 4 हो गई। नेफ्रोलॉजी में एससी की है और ओबीसी की है, बस इतनी है। न्यूरोलॉजी में 1 एसटी की पोस्ट खाली है और 1 जनरल की पोस्ट खाली है। न्यूरो सर्जरी में, है ना, एक बार सबको बता देता हूँ, न्यूरो सर्जरी में एसटी की और ओबीसी की खाली है और 1 जनरल की खाली है। न्यूक्लियर मेडिसिन में आप देख सकते हैं 1 ओबीसी की खाली है और 1 सीधे 2 जनरल की खाली है। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ठीक है, आप देख सकते हो सिर्फ जनरल की 1 पोस्ट खाली है। ऑर्थोपेडिक्स में आप देखो तो एसटी की 1 है, एससी की 2 है ना, और ये आपके ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ भी नहीं है, जनरल के लिए बाकी 4 है, तो टोटल 10 पोस्ट यहाँ पे होगी। पेडियाट्रिक सर्जरी की बात करें दोस्तों, सीधे ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, 2 आपकी जनरल की होगी। पेडियाट्रिक्स सिर्फ पेडियाट्रिक्स में बात करें तो आपके 2 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 2 जनरल की खाली है, टोटल 5 हो गए। और पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन में दोस्तों मैं बता दूं आपको 1 एसटी, 1 एससी, 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, जनरल की कोई सीट नहीं है, ठीक है। फार्माकोलॉजी
फार्माकोलॉजी जो है इसमें कहीं पर भी सिर्फ जनरल की एक पोस्ट खाली है और कुछ नहीं है। फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन में सीधे देखें जनरल की 2 पोस्ट खाली है। फिजियोलॉजी में आप देखोगे तो एक एससी की खाली है, एक ये आपकी ओबीसी की है, बस 2 ही पोस्ट खाली है। पल्मोनरी मेडिसिन में देखिए सिर्फ जनरल की 2 सीटें खाली हैं भैया, है ना। रेडियो डायग्नोसिस में वही आपकी एक ये एसटी एससी की हो गई, 3 आपकी ओबीसी की हो गई, एक ईडब्ल्यूएस की, एक 3 जनरल की होगी। रेडियोथेरेपी में आप देखो एक एससी की खाली है, एक ईडब्ल्यूएस की खाली है, बाकी कोई पोस्ट खाली नहीं है किसी के लिए, किसी और कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ठीक है, इसमें एक एसटी की है और एक ओबीसी की है, 2 जनरल की है, 4 पोस्ट हो गई। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में आप देखोगे कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट है और जनरल के लिए 2 सीट है। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ब्लड बैंक में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट है और जनरल के लिए 2 हो गई। एनेस्थीसियोलॉजी में आप देखो सिर्फ जनरल के लिए 2 सीट है। डेंटिस्ट्री, ओरल एंड मैक्सल और फेशियल सर्जरी के लिए बात करें तो सीधे एक है, जनरल के लिए खाली है। और जनरल मेडिसिन की बात करें दोस्तों तो एक आपके एससी, एक ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस के लिए खाली है, बस, ठीक है। और जनरल सर्जरी में आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक आपको ओबीसी खाली मिलेगी और 2 जनरल के लिए खाली है। न्यूरोलॉजी में आप देखोगे तो सिर्फ एक जनरल के लिए है। न्यूरो सर्जरी में आप देखोगे तो सिर्फ एक ओबीसी के लिए है ना, सिर्फ ओबीसी के लिए है। और ऑर्थोपेडिक्स में आप देखेंगे तो एक एसटी, एक एससी और ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं, ईडब्ल्यूएस की एक है, जनरल के लिए कुछ भी नहीं है। पेडियाट्रिक्स में भैया सीधे पहुंच जाओ, एक पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है, और वो सिर्फ ओबीसी के लिए है। और यूरोलॉजी में आप देख सकते हो एक एससी, एक ओबीसी और एक जनरल के लिए पोस्ट खाली है, ठीक है। और इस हिसाब से इसमें जो है टोटल 6 पोस्ट खाली हो जाती हैं। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपको ध्यान रखना तो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब आपको ये पता है कि एमडी हो या तो एमएस हो या तो डीएनबी या तो एमडीएस होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आप ना रजिस्टर्ड होने चाहिए, किसके साथ, एनएमसी या डीसीआई के साथ या स्टेट मेडिकल के साथ या डेंटल काउंसिल के साथ, इनमें से किसी के साथ भी आप रजिस्टर्ड होना चाहिए और वैलिड रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए कि एक चीज़ बताई गई कि जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी है या जो हेमाटोलॉजी है, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री चाहिए, कैसी, एमडी इन मेडिसिन हो गया जैसे कि, या पेडियाट्रिक्स एंड पैथोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये किसी इंस्टीट्यूट से आपने किया हो तो ये खासतौर पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हेमाटोलॉजी के लिए बताया गया है। आपकी जो पे स्केल है वो इतनी रहेगी, सर्विस मैंने आपको, और लेवल आपका 11 है, मैंने बता दिया आपको, है ना। आपकी सर्विस 3 साल तक रहेगी, 3 साल से ऊपर कहीं भी नहीं रहेगी, ठीक है। मान लीजिए कि किसी बंदे ने किसी ने 1 साल जो है कहीं पर वो काम कर चुके हैं, किसी भी हॉस्पिटल में या कहीं पर भी 1 साल 2 साल, क्योंकि देखो मैक्सिमम 3 साल की जॉब देनी है इनको, है ना। 3 साल की ही टेन्योर है आपका, ठीक है, पूरी तरीके से टेम्परेरी देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन कैन नॉट बी, 3 साल से ऊपर नहीं कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ इस पॉइंट को पढ़ना था, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, जिसने पहले से कंप्लीट कर लिया है 3 साल सीनियर रेसिडेंसी के रूप में, वो इस पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। और ये वाली लाइन पढ़ो, कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी रेंडर्ड हिज और हर सर्विसेज एज, और किसी ने अगर वाकई पहले से कर लिया है तो वो इस फॉर्म को भर ही नहीं सकता इन एनी इंस्टीट्यूट और कहीं पर भी द बैलेंस। अब मान लो, अब एक चीज और होती है कि भाई क्या होता है कि 3 साल में हो सकता है आपने 1 साल कहीं कर लिया हो, ठीक है, तो 2 साल का बैलेंस बचा हुआ, तो उसने बोला कि द बैलेंस पीरियड विल बी कंसिडर्ड एज अपॉइंटमेंट। तो आपको जैसे ही पता चलेगा इन्हें कि आपने 1 साल कहीं किया हुआ है तो आपको सिर्फ 2 साल के लिए देंगे, और अगर आपने कहीं नहीं किया तो 3 साल के लिए दे देंगे, समझ गए ना। मतलब 3 साल से ऊपर तो आपको ये रेंडर्ड, ये जो सीनियर रेसिडेंट की जॉब है टेम्परेरी वाली, करने ही नहीं देंगे ये आपको, ठीक है। अपर एज लिमिट की बात करो दोस्तों, 45 साल तक के आप होने चाहिए, ठीक है। और 45 साल की जो एज है ये क्या देखेंगे, डेट ऑफ इंटरव्यू से मिला करके देखेंगे। सर डेट ऑफ इंटरव्यू कहाँ है, डेट ऑफ इंटरव्यू दोस्तों ये आपको खुद बताएंगे, है ना, आपके एडमिट कार्ड में, यानी कि आपको मेल किया जाएगा, ठीक है। तो अपनी मेल आईडी और नंबर सही देना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो छूट मिलती है वो तो मिलेगी मिलेगी, एससी एसटी को जो है 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को जो है 3 साल की छूट मिलती है, ठीक है। और जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, है ना, तो फिजिकली हैंडीकैप में भी देखना पड़ता है कि अगर वो जनरल के हैं तो उन्हें 10 साल की छूट मिलेगी, अगर वो ओबीसी से तो 13 साल की, अगर एससी एसटी से है तो 15 साल की छूट मिल जाती है, ठीक है। रिजर्वेशन जो होता है वो तो वैसे ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 एनेक्जर आपको दिख रहे होंगे, एक एनेक्जर 1 की बात हो रही है, एक एनेक्जर 2 की बात हो रही है और एक एनेक्जर 3 की बात हो रही है। ये एनेक्जर दोस्तों कुछ और नहीं है, ये सर्टिफिकेट है आपके, ठीक है, सर्टिफिकेट है आपके, जो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, एसटी एससी के सर्टिफिकेट है। और देखिए इंटरव्यू जो है आपका, मैं पहले बता दूं, इंटरव्यू जो है आपका यहीं भोपाल में होना है, ठीक है, भोपाल में ही होना है इंटरव्यू, ठीक है। तो और भोपाल के एम्स में होना है, ठीक है। तो यहाँ इंटरव्यू बस हो रहा है, ठीक है, लेकिन पोस्टिंग आपकी कहीं भी कर सकते हैं, ये इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा अब एक चीज सुनिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक एससी एसटी है, एक ओबीसी है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस है। तो इनके सर्टिफिकेट की बात हो रही है, बस सही है। तो इन्होंने क्या किया है, अपने सर्टिफिकेट का जो है आपको फॉर्मेट दिया है, ठीक है। तो फॉर्मेट कैसा है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, आप उस वेबसाइट पे जाना, उसको डाउनलोड कर लेना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो।
अब इन्हें साफ-साफ बोला है भैया कि जितने भी लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे कि ये लोग जो है, ये वाले, है ना? तो इनको जो है अपने सर्टिफ़िकेट को मस्ट अटैच कैटेगरी सर्टिफ़िकेट ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है? मस्ट अटैच सर्टिफ़िकेट, ठीक है? और इसमें ये बोला है कि भाई डेट ऑफ इश्यू जो होना चाहिए, है ना? ओबीसी का एनेक्सर 2 में दिया है, एससी-एसटी का एनेक्सर 1 में दिया है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एनेक्सर 3 में दिया है। और इसकी जो डेट है कि भाई कब का इश्यू हुआ होना चाहिए, तो ये बोल रहे हैं कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफ़िकेट शुड नॉट अर्लियर देन 1 ईयर ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है? मतलब जिस दिन इंटरव्यू हो उससे लेकर के 1 साल तक, है ना? मतलब उस एक मतलब 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है, ठीक है? अब आप समझ गए होंगे, चलिए, ठीक है? चलिए भई आगे चलते हैं यहाँ पर। अब ये देखो मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करूँ दोस्तों अगर आपसे, तो इनने बोला है कि रिटन टेस्ट भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है? अब कब रिटन होता है वो ध्यान सुनना, यहाँ पर ये लाइन लिखी है। इनने कहा है कि अगर भाई 20 कैंडिडेट मिल जाते हैं हमें किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, है ना? अगर एक पोस्ट के लिए हमें 20 लोग मिल जाते हैं तो हम रिटन एग्ज़ाम करवा देंगे। तो हम रिटन एग्ज़ाम करवा देंगे, ठीक है? हो गए, ठीक है? और रिटन में हम 15 को टॉप मेरिट कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे, हर एक पोस्ट के लिए, है ना? शॉर्टलिस्ट होंगे जो कि इंटरव्यू देंगे, ठीक है? और इनके जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे, इनके भाई रिटन दिया ना इनने, 20 हो गए बंदे तो रिटन होगा। अब फिर जो रिटन पास करेगा उसका इंटरव्यू होगा, ठीक है? और 20 में से 15 ही सिलेक्ट किए जाएँगे। तो बात ये है कि इन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं रिटन में, वो सिर्फ़ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, उसको मेरिट में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है? मतलब ये कि इसको मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कि आप इंटरव्यू में कितना भी अच्छा नंबर ले आओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्वालीफाई जो हो गया, मान लो कि भाई 50 नंबर लाके क्वालीफाई होना है। अब तुम 80 भी ले आओ, 70 भी ले आओ, तो और सोचो कि तुम्हारा सिलेक्शन इसमें और बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इंटरव्यू के दम पे यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी। ये देखो साफ-साफ लिखा लास्ट लाइन में, ठीक है? मैं ऊपर वाला पहले तो डिलीट कर देता हूँ, है ना? यहाँ पर ये देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये कि द सिलेक्शन वुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन इंटरव्यू और अलोन। अलोन का मतलब सिर्फ इंटरव्यू में होता है, ठीक है? और इंटरव्यू के जो शेड्यूल है वो अभी अपलोड करेंगे ये, और जैसे ही अपलोड करेंगे दोस्तों आपको पता है कि मैं ही आपको बताने वाला हूँ, इसलिए डिस्कशन विद मनोज को जो है सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इसकी वजह यही है कि दोस्तों कि अगर मैं कोई वीडियो या नोटिफिकेशन या कुछ भी जानकारी आप तक पहुंचाऊं तो वो आप तक पहुंच जाए, सिर्फ इसीलिए ये चीज़ें करवाई जाती हैं, है ना? और इसका बिल्कुल मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये आपके लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है? मैं आज ये आधी रात को ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो ये क्यों बना रहा हूँ? ताकि आप जो है इसका फ़ायदा उठाएँ, ठीक है दोस्तों? तो जब ये वीडियो बन रहा है तो फ़ायदा आपको नहीं मिले तो मतलब क्या है, ठीक है? चलिए, और इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया भोपाल में ही होगा, ठीक है? एम्स में, भोपाल के एम्स में ही होगा। अब कैसे भरना है फॉर्म तो वो तो मैं अभी आपको दिखा दूँगा जब मैं वहाँ साइट पे जाऊँगा, ठीक है? और ये थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ पहले। एप्लीकेशन प्रोसीजर कुछ नहीं है दोस्तों, ऑनलाइन सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना? अभी मैं दिखाऊँगा आपको, ठीक है? अब ये देखिए भैया फीस क्या है सर, पेड कितनी करनी है? जो भाई पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको कुछ भी फीस नहीं देनी है, ये ध्यान रखें, बाकी सबको देनी है। जनरल ओबीसी को 1500 रुपए की फीस है और वहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एसटी-एसटी को 1200 रुपए की फीस है। सर कैसे फीस देनी है? डिमांड ड्राफ्ट होगा दोस्तों, ठीक है? डिमांड ड्राफ्ट। अब डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनता है, क्या होता है, ये आपको बैंक में जाना है, बैंक में आप जाएँगे और बोलेंगे सर मुझे डीडी जो है बनवानी है, तो वो बोलेगा किसके फेवर में बनवानी है? तो आपको उस डीडी में लिखना पड़ेगा सर मुझे एम्स भोपाल, देखो लिखा है ना किसके फेवर में डीडी बनेगी, और ये सिर्फ पेमेंट आप डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं। बार-बार बोल रहा हूँ, कोई दूसरा तरीका नहीं है और ना ही करने की कोशिश भी करना, ठीक है? इन फेवर ऑफ एम्स के फेवर में आपको ये काम करना है, ठीक है? चलिए आप समझ गए होंगे, चलिए। और इनने साफ-साफ बोल दिया कि पैसे एक बार कट गए तो हर एग्ज़ाम बोलता है कि वापस नहीं आते हैं। मालूम है कि पैसे तो आप रख ही लोगे, ठीक है? पैसे ही तो रखना चाहते हो तुम, भाई ये एक्चुअली में तो यही चाहते हैं कि हम पैसे दे दें और एग्ज़ाम ना दें, ठीक है? मुद्दा तो यही है इनका कि भाई ये सब हो जाए। और भाई देखिए मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करें, जैसे यहाँ पे है ना एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट, तो आपको अलग-अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे और अलग-अलग से फीस देनी पड़ेगी। जैसे मान लो कोई बंदा जो है 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, इसके लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म है ना? और इसके लिए अलग से 1500 या 1200 जो भी आपकी कैटेगरी होगी। और अगर आपको लगता है कि मैं ये भी भरूँ तो फिर से आपको ये नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है? नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फिर से एक नई पेमेंट करनी है जो भी 1500-1200 आपको कैटेगरी पे डिपेंड करता है, ठीक है? चलिए भई आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो आपकी जो सारी एलिजिबिलिटी है, आपकी एज ऑफ वगैरह वो सब कुछ आपकी डेट ऑफ इंटरव्यू से होगी, जो कि ये लोग बताएँगे, अभी इन्होंने कुछ भी घोषित नहीं किया है, ठीक है? अब इसमें 5th पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है भैया, इनका कहना है कि जिन लोगों ने क्वालीफाई कर लिया है अपनी डिग्री को, है ना? वो अप्लाई तो कर ही लेंगे जो पास हो चुके हैं, लेकिन जो अभी फाइनल ईयर में है या पहुँच रहे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जिस दिन डेट ऑफ इंटरव्यू होगा उस दिन या उससे पहले ही आपकी क्या कहना चाहिए डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया होना चाहिए जहाँ पे भी आप कर रहे हैं,
चलिए साहब ठीक है, हम समझ गए, है ना। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी आपको मालूम हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसके लिए है? जो कहीं पहले से ही किसी सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं तो उनको अपनी संस्था से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना है, ठीक है। ये कहाँ लेके जाना है? ये इंटरव्यू के टाइम पे आपको लेकर के जाना है, ठीक है। और अगर ये नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो आपको इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा, ठीक है। टीए और कोई भी टीए ट्रैवलिंग अलाउंस ये सब नहीं मिलेगा, भत्ता वगैरह, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई वैकेंसी आती है ना, वैकेंसी कैसे आ सकती है भैया? मान लो किसी ने ज्वाइन नहीं किया, नॉन ज्वाइनिंग आ गई, ठीक है, या किसी ने रिजाइन कर दिया किसी कैंडिडेट ने, ठीक है, और किसी ने ज्वाइन किया लेकिन फिर रेजिग्नेशन दे करके दूसरी जगह कहीं काम करने लगा, बहुत सारी वजह होती है। तो ये क्या, ये सीट भर दी जाएंगी? हाँ, ये सीटों को फिर हम क्या करेंगे, जो वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सारे बच्चे जो सिलेक्ट हो गए बस बात खत्म और जो वेटिंग में वो खत्म हो गया, नहीं। ये दोस्तों ये खाली होता, तो अगर वेटिंग लिस्ट में भी नाम है तो रुकना, ठीक है। चलिए, और ये साफ साफ बोला है कि डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी है बाहर जा करके, है ना, दूसरी जगह नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए भैया, मैं आपसे कह रहा था जो वो ये है कि आपको कौन कौन से इंटरव्यू के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है। तो उन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर एक कॉपी बहुत ध्यान से देख लो, डिमांड ड्राफ्ट ये लेकर के जाना है आपको, ध्यान सुन लीजिए, है ना। फीस किसके नाम पे होगी? एम्स भोपाल के। कैसे बनता है? मैंने बैंक जाके बता दिया, वहाँ होगा, ठीक है, वहाँ पता चल जाएगा। एक आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल जाएगा, चाहे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कुछ भी हो सकता है। एक एड्रेस प्रूफ यानी बिजली का बिल लेके चले आना। 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के चले आना, है ना। सर्टिफिकेट यानी 10th और 12th की मार्कशीट हो गई, बर्थ मार्कशीट हो गई, 10th 12th की मार्कशीट तो हो ही गई, यूजी पीजी पीएचडी मार्कशीट सर्टिफिकेट सारी, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन विद नेशनल मेडिकल, ये इससे एनएमसी से आपका अगर भाई रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए, या स्टेट मेडिकल काउंसिल हो गई, या रिस्पेक्टिव काउंसिल हो गई, एफएमजीई सर्टिफिकेट हो गया, या एनबीए के द्वारा जो दिया जाता है फॉरेन इसके द्वारा। नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट अगर आप वो हैं तो वो चाहिए आपका, कैटेगरी आपकी अगर है तो इनमें से कुछ तो सर्टिफिकेट चाहिए, पब्लिकेशंस हैं अगर कुछ तो वो बताइए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, और भी जो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो दोस्तों यही कुछ था, है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान सुनो, हु डू नॉट प्रोड्यूस द अबव मेंशन्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अरे ये नहीं पहुंचाएगा तो टाइम इसमें तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। समझ गए आप सभी के सभी? तो ठीक है, इसका बस ध्यान रखना है आपको, और कुछ भी नहीं करना दोस्तों, तो परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और ये यहाँ पर देखो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ, अगर कुछ छूटा होगा तो मैं एक बार बता देता हूँ, अब आपको वेबसाइट पे ले चलूंगा, ठीक है। ये सारी पोस्ट मैंने आपको बताई दी कैसी कैसी खाली है, ठीक है। पूरा फॉर्म ऑनलाइन है और इतनी वैकेंसी टोटल हो जाती है, आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों सीधे कहाँ पर, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। अब ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, आप ये देख सकते हो, है ना, ये पूरा नीचे तक जाके आप देख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये दिख रहा है, ये वाला, ये है ना, ये एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ये पढ़ो इसको, क्या लिखा है? ये एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर रेसिडेंट, है ना। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा, और वो ये वाला है ना, ये इस तरह से ये एक चीज खुल गई, ठीक है। लेकिन सर हमें तो अप्लाई ऑनलाइन करना है, तो कैसे करें? तो वही पीडीएफ आपने बता दिया हमको, ठीक है। अब देखिए कैसे अप्लाई करना है मैं बता रहा हूँ, इसी यही साइट में आपको दे रहा हूँ पूरी की पूरी, इसमें वैकेंसी दिख रही है, इसमें क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक किया, अब देखो अभी वहां पे जूम वो चल रहा है, घूम रहा है ना, बफरिंग कर रहा है, थोड़ा सा रुकना अभी, है ना, थोड़ा सा रुकेंगे। ये देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे जॉब एडवर्टीजमेंट में जरा क्लिक कर दो तो ये देखो खुल गया। अब आपको दिख रहा है पहली वाली 109 वाली, जरा पढ़ो, यही क्या, सीनियर रेसिडेंट वाली नॉन एकेडमिक्स, ठीक है, बस सही है ना। अब इसको जब क्लिक करोगे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को, तो वही वो पन्ना खुल जाएगा, है ना। और अप्लाई ऑनलाइन करना तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैं पहले आपको जरा SC ST के फॉर्म दिखा देता हूँ, जैसे एनेक्जर 1 में क्लिक किया है, देखो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये हो गया, ये वाला फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है, इसमें अपना सब कुछ भर करके सील साइन सब करवा करके रेडी रखना है, ठीक है। चलिए भैया, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब किसी को एनेक्जर 2, ये कौन थे? SC ST वाले थे। अब ये कौन सा होगा? ये OBC वाला होगा, देखो दिख रहा है ना, ये देखो अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये पूरा मिल जाएगा ना, मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप चिंता मत करो। और एक और है दोस्तों, यहाँ पर ये खुल गया, और ये आप समझ गए होंगे ये किसके लिए है। ये है अपने इनकम एंड एसेट यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये दिख रहा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS, है ना। ये देखो लिखा है फॉर्म जनरल EWS, क्योंकि जनरल वाले ही होते हैं एक तरह से, तो ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है जॉब से, ठीक है। और अब भैया ये देखो लास्ट डेट देख लो, 15 मई है, पहले बता देता हूँ, क्लोजिंग डेट 15 मई है, और 23 अप्रैल इसकी स्टार्टिंग डेट है, ठीक है। और अब अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया अपन ने। अब यहाँ देखिए, ये इनके लिए यहाँ पर आपको 2 चीजें दिख रही होंगी, है ना। एक में बोला गया ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेंबर, ठीक है, और यहाँ पर आएंगे तो ये लिखा है साइन अप। तो अपने को क्या करना है? अपने को करना है साइन अप, ठीक है। कैसे करेंगे? यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, फिल इन द फॉर्म बिलो टू गेट इंस्टेंट एक्सेस, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल दीजिए, ठीक है, और बस बात हो गई भैया, है ना। आप समझ गए कि नहीं समझे? चलिए एक सेकंड में इसको जूम, एक सेकंड, चलिए ठीक है ना।
ये ओके। तो खैर आप समझ गए होंगे मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है। और 3 साल का टेन्योर है, ये मैंने आपको बता दिया पूरी टेम्परेरी बेस पे, ठीक है। इसको अप्लाई करिए, देखिए अगर कोई कहीं दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं डेली डालता हूँ, है ना। और पूरे सिर्फ समझाता हूँ नहीं है दोस्तों, है ना, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि बता के छोड़ दिया, पूरा आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, सब होगा, ठीक है। मिलेंगे अगले किसी नोटिफिकेशन। जय हिंद, जय भारत।